फिल्म दो बीघा जमीन ये 1953 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म का निर्देशन बिमल रॉय ने किया था। ये फिल्म रविन्द्रनाथ टैगोर की बंगाली कविता दुई बीघा जोमी और सलील चौधरी द्वारा लिखित लघु कहानीकार रिक्शावाला पर आधारित फिल्म बलराज साहनी और निरूपा राय इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थी। अपने समाजवादी विषय के लिए मशहूर दो बीघा जमीन को भारत के प्रारंभिक सीमांतर सिनेमा में एक महत्वपूर्ण और एक ट्रेड सेटर माना जाता है। हम आपको बताने जा रहे हैं दो बीघा जमीन फिल्म का कहानी। फिल्म दो बीघा जमीन का निर्देशन बिमल रॉय ने किया। कहानी पॉल महेंद्र का था और फिल्म दो बीघा जमीन की पटकथा लिखी थी ऋषिकेश मुखर्जी ने। कहानी सलील चौधरी का था और फिल्म का छायांकन कमल बोस ने किया। संपादित किया ऋषिकेश मुखर्जी ने। संगीत दिया सलील चौधरी और ये फिल्म बिमल राय प्रोडक्शन के बैनर तले बनी। 16 जनवरी 1953 को फिल्म दो बीघा जमीन रिलीज हुई। 120 मिनट की ये अवधि की फिल्म थी। 70 लाख की बजट में ये फिल्म बनी और इसने बॉक्स ऑफिस पर 74 करोड़ की कमाई की। ये इटालवी नव यथार्थवादी सिनेमा से प्रेरित होकर बिमल रॉय ने विटोरियो डी सिका की फिल्म बाइसिकल थीव्स 1948 देखने के बाद दो बीघा जमीन बनाई। बिमल रॉय की अधिकांश फिल्मों की तरह कला और व्यावसायिक सिनेमा का मेल एक ऐसी फिल्म का निर्माण करना था जिसे आज भी एक मानक माना जाता है। इसने भारतीय नव यथार्थवादी 1950 के दशक में शुरू हुई और भारतीय नई लहर में भविष्य के सिनेमा के लिए सबसे बड़ी हिट रही। फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है। कहानी एक किसान शंभू मेहतो के इर्द गिर्द घूमती है जो अपनी पत्नी पार्वती, बेटे कन्हैया और पिता गंगू के साथ सूखे से प्रभावित एक छोटे से गांव में रहता है। बरसों के सूखे और अकाल के बाद इस क्षेत्र में आखिरकार बारिश होती है जिससे किसान खुशियां मनाते हैं। शंभू के पास 2 बीघा जमीन है और 1 बीघा 2/3 एकड़ जमीन के बराबर होता है जो पूरे परिवार की आजीविका का एकमात्र साधन है। स्थानीय जमींदार ठाकुर हरनाम सिंह कुछ व्यापारियों के साथ मिलकर अपनी जमीन के बड़े हिस्से एक मिल बनवाते हैं जिससे उन्हें उनके अनुसार गांव में मुनाफा और समृद्धि आएगी। बस समस्या यह है कि हरनाम सिंह की जमीन के बीच में शंभू की 2 बीघा जमीन है। हरनाम सिंह को पूरा भरोसा है कि वह शंभू की जमीन खरीद सकता है। शंभू ने पहले भी कई बार हरनाम सिंह से पैसे उधार लिए हैं और अब तक अपना कर्ज नहीं चुकाया है। हरनाम सिंह शंभू को बुलाता है, उसे कर्ज चुकाने के बदले में अपनी जमीन बेचने का प्रस्ताव रखता है। शंभू अपनी आजीविका का एकमात्र साधन बेचने से इनकार कर देता है। इनकार से नाराज होकर हरनाम सिंह उसे अगले दिन तक अपना कर्ज चुकाने का आदेश देता है वरना उसकी जमीन नीलाम हो जाएगी। शंभू अपने पिता के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए घर लौटता है। पिता और पुत्र का अनुमान है कि कर्ज की राशि 65 रुपये है। शंभू किसी भी तरह से अपनी जमीन बचाना चाहता है और अपनी पत्नी की सोने की बालियों सहित अपने घर का सारा सामान बेच देता है। जब शंभू 65 रुपये का कर्ज चुकाने के लिए हरनाम सिंह के अकाउंट से मिलता है तो उसे जानकर आश्चर्य होता कि वास्तव में उस पर 235 रुपये बकाया है। अकाउंट ने खाते में हेरा फेरी की थी और वह शंभू के पिता गंगू द्वारा किए गए श्रम को कर्ज भुगतान का हिस्सा मानने से इनकार कर रहा है। मामला अदालत में जाता है और बड़ी कठिनाई होती है। अकाउंट ने कैसे आंकड़ों में हेराफेरी की, कैसे उसने अकाउंटेंट की बात मानकर कोई रसीद नहीं मांगी। शंभू केस हार जाता है। यदि शंभू ऋण चुकाने में सक्षम नहीं हुआ तो उसकी जमीन नीलाम कर दी जाएगी। उसे प्राप्त राशि से उसका ऋण चुकाया जाएगा। शंभू अब पैसे जुटाने के लिए संघर्ष कर रहा है। वह ऋण लेने में असमर्थ है क्योंकि उसके पास कोई जमानत नहीं है। उसका एक दोस्त उसे कलकत्ता
अब की कोलकाता जाने और नौकरी ढूंढने का सुझाव देता है ताकि वो अपना कर्ज चुका सके। शंभू को ये विचार पसंद आता है, लेकिन उसकी पत्नी विरोध करती है क्योंकि वो गर्भवती है और उससे दूर नहीं रहना चाहती। शंभू उसे समझाता है कि वह केवल 3 महीने के लिए बाहर जाएगा, इससे उसके परिवार और जल्द होने वाले बच्चों को फायदा होगा। कन्हैया भी अपने पिता के साथ जाना चाहता है, लेकिन शंभू मना कर देता है, उसे डांटता है। कलकत्ता जाने वाले ट्रेन में शंभू कन्हैया को ट्रेन में छिपा हुआ लिफ्ट मांगते हुए छिपकर यात्रा करते हुए पाता है और थोड़ी कहासुनी के बाद वह कन्हैया को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। कलकत्ता में शंभू और कन्हैया का कठोर स्वागत होता है। कोई भी उनसे बात करने को तैयार नहीं है। उनकी मदद करना तो दूर की बात है, कन्हैया की दोस्ती लालू उस्ताद नाम के एक सड़क किनारे जूता पॉलिश करने वाले से हो जाती है। फुटपाथ पर सोते समय वे अपनी आखिरी सामान भी खो देते हैं। कन्हैया बीमार पड़ जाता है। शंभू एक चाय विक्रेता और मकान मालिकिन की गोद ली हुई पोती रानी की मदद से झुंगियों में एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लेता है। किराया चुकाने के लिए शंभू कूली का काम करता है। शंभू की दोस्ती एक बूढ़े रिक्शा चालक से होती है जो उसे रिक्शा चालक का लाइसेंस दिलवाने में मदद करता है। कन्हैया बूढ़े रिक्शा चालक और लालू की मदद से जूता पॉलिश का काम करके अपने परिवार की मदद करने की कोशिश करता है। गांव वापस आकर पार्वती और गंगू स्थानीय नदी से तोड़े गए सिंघाड़े खाकर गुजारा करते हैं। तीसरे महीने के अंत में शंभू पैसे कमाने और बचाने के लिए बेताब हो जाता है। एक दिन एक आदमी शंभू से अपनी प्रेमिका को ले जा रहे एक दूसरे रिक्शे का पीछा करने के लिए कहता है। शंभू को अधिक पैसे के लिए रिक्शा बहुत तेजी से खींचने के लिए कहा जाता है। रिक्शे का एक पहिया टूट जाता है और शंभू दुर्घटना का शिकार हो जाता है। अपने पिता की हालत को देखते हुए कन्हैया जल्दी पैसा कमाने के लिए एक जेब कतरे के साथ जुड़ जाता है। यह जानकर शंभू क्रोधित हो जाता है और कन्हैया की पिटाई करता है। इस बीच पार्वती चिंतित हो जाती है क्योंकि उसे शंभू से कोई पत्र या पैसा नहीं मिलता है और जमींदार का मुनीब शंभू पर अपने परिवार को भूल जाने का आरोप लगाता है। वह एक स्थानीय निर्माण स्थान पर काम करती है और शंभू की दुर्घटना की खबर पाकर तबाह हो जाती है। पार्वती कलकत्ता पहुंचती है और एक अजनबी आदमी उसे अपने साथ ले जाता है जो दावा करता है कि वह शंभू को जानता है, उसे उसके पास ले जाएगा। वह उसे अपने शेड में ले जाता है, उसका सामान चुराने और उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है। वह उसे बचकर भागती है लेकिन एक कार की चपेट में आ जाती है। उसके चारों ओर भीड़ जमा हो जाती है और उसे अस्पताल ले जाने के लिए रिक्शा बुलाते हैं। वहाँ से गुजर रहा शंभू उसे लिफ्ट देने की पेशकश करता है और यह देखकर चौंक जाता है कि उसकी अपनी घायल पत्नी है। इस बीच कन्हैया अपने पिता की हालत को बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक महिला से पैसा चुराता है और वापस झुंगी बस्ती में भाग जाता है। उसे अपनी माँ की हालत का पता चलता है और वह अस्पताल पहुँचता है। वह अपनी घायल माँ को देखकर रोता है और कहता है कि भगवान ने उन्हें पैसे चुराने की सज़ा दी है। वह पैसे के टुकड़े टुकड़े कर देता है। डॉक्टर शंभू को बताते हैं कि उसे अपनी पत्नी को बचाने के लिए दवा और खून पर पैसे खर्च करने होंगे। बेचारे शंभू के पास अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपनी सारी कमाई खर्च करने के अलावा कोई चारा नहीं है। गांव वापस आकर शंभू कर्ज न चुका पाने के कारण जमीन नीलाम हो जाती है और गंगू पागल हो जाता है। अब हरमन सिंह के स्वामित्व वाली इस जमीन पर मिल निर्माण का काम शुरू हो जाता है। शंभू और उसका परिवार गांव लौटते हैं, लेकिन देखते हैं कि उनकी ज़मीन बिक चुकी है। उस पर एक कारखाना बन रहा है। फिर वह अपनी ज़मीन से मुट्ठी भर मिट्टी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन एक सुरक्षा गार्ड उसे रोक देता है। फिल्म का अंत शंभू और उसके परिवार के अपनी पुरानी ज़मीन छोड़कर चले जाने के साथ होता है। फिल्म 2 बीघा ज़मीन अपने आप में एक मार्मिक फिल्म है और इस फिल्म में जिस प्रकार बिमल रॉय ने उस जमाने की गरीबी को दिखाया है कि 2 बीघा ज़मीन एक गरीब किसान के लिए उसकी पूरी ज़िंदगी होती है, उसके ऊपर ये बनाए फिल्म थी। फिल्म 2 बीघा ज़मीन में शंभू महतो के रूप में बलराज साहनी ने किरदार निभाया और निरूपा राय पार्वती पारो महतो के रूप में दिखी। कन्हैया महतो के रूप में रतन कुमार थे और गंगू महतो शंभू के पिता के रूप में नाना
पलीशकर ने किरदार निभाया। मीना कुमारी बनी ठकुराइन के रूप में और महमूद प्रीतम का किरदार निभाया। जगदीप लालू उस्ताद जूता चमकाने वाले लड़के के रूप में थे और नासिर हुसैन रिक्शा चालक के रूप में थे। मुराद ठाकुर हरनाम सिंह का किरदार निभाए और राजलक्ष्मी देवी नायबजी के रूप में थी। रामायण तिवारी पारो के मेले स्टर के रूप में थे। असित कुमार सेन नमकीन विक्रेता के रूप में, कृष्णकांत न्यायाधीश के रूप में। और फिल्म 2 बीघा जमीन 1952 में मुंबई में पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में निर्देशक बिमल रॉय ने विटोरियो डी सिका की 1948 की इटालवी फिल्म बाईसिकल थीव्स 1954 देखी और ट्रेन में घर लौटते समय उन्होंने अपनी अगली फिल्म को फिल्म की तरह ही वास्तविक बनाने का फैसला किया और लोकेशन पर शूटिंग की। उनकी पत्नी मनोबीना राय ने अपने उत्साहित पति को स्क्रीनिंग के तुरंत बाद अपनी यूनिट को एक कहानी के साथ आने का निर्देश देते हुए याद किया। यह फिल्म संगीतकार सलील चौधरी द्वारा लिखी गई और लघु कहानी रिक्शा वाला पर आधारित थी। ये एक किसान के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने 2 एकड़ जमीन को बचाने के लिए आवश्यक 235 रुपये कमाने के लिए कोलकाता की सड़कों पर बेतहाशा दौड़ता है, केवल इसे औद्योगिकरण के लिए खो देता है। चौधरी राय को अपना विचार लेने के लिए सहमत हुए, लेकिन इस शर्त पर वह संगीत दिए। शुरुआत में बिमल रॉय ने फेंडी जयराज, त्रिलोक कपूर और नसीर हुसैन को मुख्य भूमिका में लेने की योजना बनाई थी। फिर उन्होंने हम लोग जो 1951 में फिल्म बनी बलराज साहनी का प्रदर्शन देखा और उन्हें लेने का फैसला किया। बिमल रॉय इस फैसले की उनकी टीम ने आलोचना भी की क्योंकि साहनी ने ज़्यादातर अमीर भूमिकाएं निभाई थी। भूमिका के लिए बेहतर तैयारी के लिए बलराज साहनी ने वास्तव में कलकत्ता की सड़कों पर रिक्शा खींचकर भूमिका के लिए अभ्यास किया। उन्होंने कई रिक्शा चालकों के साथ बातचीत की, उनमें से कुछ उस स्थिति का सामना कर रहे थे जैसा कि फिल्म में चित्रित किया गया था। अभिनेत्री निरूपा राय ने उस समय तक कई पौराणिक फिल्मों में ज़्यादातर हिंदू देवी की भूमिका निभाई थी। उन्हें पार्वती की भूमिका में लिया गया। फिल्म 2 बीघा जमीन को प्रथम फिल्म फेयर पुरस्कार 1954 में मिला। विजेता सर्वश्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बिमल राय को मिला और प्रथम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए अखिल भारतीय योग्यता प्रमाण पत्र मिला। तो फिल्म के गीत संगीत की बात करें तो फिल्म का गीत संगीत सलील चौधरी ने तैयार किया और गीत शैलेंद्र ने लिखे। ऑल इंडिया रेडियो को दिए गए एक इंटरव्यू में सलील चौधरी ने बताया कि अपनी कहानी छोड़ जा धरती काहे पुकार के की धुन लाल सेना के एक मार्च गीत से प्रेरित होने के साथ साथ भैरवी से भी प्रभावित रहे। इस गीत की शुरुआत में छंद और आलाप जोड़ा गया जिसमें इसे कोमल बनाने के लिए इसे कोमल गंधार ले दिया गया। इस फिल्म में कुछ गीत इस प्रकार थे। आजा री निदिया तुआ लता मंगेशकर ने गाया, धरती कहे पुकार के लता मंगेशकर, मन्ना डे ने गाया, हरियाला सावन ढोल बजाता आया लता मंगेशकर, मन्ना डे ने गाया, अजब तोरी दुनिया हो मेरे राजा और इसे मोहम्मद रफ़ी ने गाया। तो आज हमने आपको बताया 2 बीघा जमीन की कहानी। यह फिल्म अपने ज़माने की एक हिट फिल्म थी।